अस्सलामु अलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 8। अपनी तरफ से इसने यूं खाना छोड़कर बदतमीजी से उठ जाने को गुस्से और नाराज़गी के इजहार के तौर पे वाज़ा किया था, मगर किसी ने भी इसकी इस हरकत को हया से आगे के मायने नहीं दिए थे। लेकिन सबा इसकी हर अदा से वाकिफ थी और बहुत हद तक इसके ख्यालात से भी। सो वो सबसे पहले खाने से फारिग होकर उठ गई थी। जोहा को बिस्तर के किनारे पर टके आंसू बहाते देखकर सबा ने इसके पास बैठकर बेख्तियार इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। ये सब गैर मुतवक्का तो नहीं है जोहा, मैंने तुम्हें बताया तो था कि वो नरमी से कहने लगी थी कि वो गमो गुस्से में घिरी इसकी बात काटकर तशरोई से बोली। और मैंने भी एक बार नहीं 10 बार कहा था कि मुझे इस शख्स से शादी नहीं करनी है। फिर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये सबकी नज़रों में एक बेहतरीन फैसला है, सबा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। तो इसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। जिंदगी सबको नहीं मुझे गुजारनी है, मुझे ही से किसी ने पूछना गवारा किया? तल्खी से कहते हुए इसकी आवाज़ रंध गई थी। क्या चची जान ने तुमसे बात नहीं की थी? सबा मुतहैयर थी। इनकी तो लॉटरी निकल आई होगी, इन्हें तो पहले ही अपने लाडले के आगे कुछ और सजाई नहीं देता। इसका अंदाज़े गुफ्तगू और लबो लहजा सबा को परेशान करने लगा। इससे पहले भी वो मुईद से बेजारी और उकताहट का इजहार करती थी, मगर इसके लबो लहजे से गुस्ताखी और बदतमीजी कभी भी नहीं झलकी थी, जो इस खबर को सुनने के बाद इसके अंदाज में दौड़ आई थी। चलो दफा करो इस बताने ना बताने को, लेकिन ये कुछ ऐसा गलत और नागवार फैसला तो नहीं कि इस पर खुश ना हुआ जाए? सबा ने मुस्कुराकर मुसालहाना अंदाज में कहा, मगर वो मदम पड़ने की बजाय और भड़क उठी। मेरे लिए ये फैसला सूली पर चढ़ने के बराबर है, समझी तुम? वो हैरान रह गई थी। जोहा के लबो लहजे और अंदाजो अल्फाज में सिर्फ इनकार तो नहीं था, मगर क्यों सोही इतनी बेजारी? बेजारी नहीं, नफरत कहो। नफरत है मुझे मोईद हसन से। जो लफ्ज कहते हुए सबा झिझक गई थी। जोहा बड़ी बहादुरी से बयान कर गई। सबा चिकरा गई। मीर हाउस जैसे मोहब्बतों के वसी समुंदर में ये नफरत के सोते कहाँ से फूट पड़े? इस नफरत के पीछे कोई हकीकत तो नहीं? इसने सहमे हुए दिल के साथ सोचा था। बेवकूफ मत बनो जूही, जरा जरा सी बातों को लेकर पहाड़ बना देना तो तुम्हारी आदत है। इसने इसे अपनायत से गिरते हुए यूं जाहिर किया जैसे इसकी बात को संजीदगी से लिया ही ना हो, मगर वो दुपट्टे से रगड़कर चेहरा साफ करते अटल लहजे में बोली, मैंने तुमसे पहले भी कहा था सबा, और अब भी कह रही हूँ कि मोईद हसन अगर दुनिया का आखिरी शख्स भी हुआ तो मैं इससे शादी नहीं करूंगी। मगर क्यों जोहा, ऐसी क्या बुराई है इनमें? सबा को भी गुस्सा आ गया। जवाबन वो इत्मीनान से बोली, किसी से नफरत करने के लिए जवाज का होना लाजमी बात नहीं। तुम्हारे लिए यही काफ़ी होना चाहिए कि मैं जिस शख्स से नफरत करती हूँ इससे कभी भी शादी नहीं करूँगी। इसका जवाब वाज़े और मतलल था। सबा अपनी जगह पुरसुन होकर रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस घर में रहने वाले कोई मुकीन इस घर के मुकीन से, और वो भी मोईद हसन जैसे इंसान से इस कदर नफरत कर सकता है। मैं नहीं मानती जोहा, हर रद्द अमल का कोई ना कोई महरक ज़रूर होता है। तुम्हारा इनसे बेजार होना, चिढ़ना तो मैं मान ही लेती, मगर इतनी मोहब्बतों के दरमियान रहकर तुमने ये नफरत का तौर कैसे सीख लिया जोहा? वह दुख के हसार में गई दिल गिरफ्तगी से कह रही थी। ये इसी शख्स की करामात है जिसने इस घर के मकीनों को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। हर कोई इससे आगे कुछ और सोचने को तैयार ही नहीं होता। इसकी असलियत मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो तल्खी से बोली तो सबा का दिल चाहा एक जोरदार थप्पड़ मारकर इसके हवास ठिकाने पर ले आए। वह मुश्किल जब्त करते हुए इसने गुस्से से पूछा, कैसी असलियत? यही जो फर्मा बरदारी का इमेज बना रखा है इसने, दिल में कुछ और मुंह पर कुछ और। वो सख्त मुतनफर थी, मगर इसकी गुफ्तगू से सबा को कोई सिरा हाथ नहीं आया था। वो तब उठी, तुम्हें इनसे शादी नहीं करनी तो मत करो, मगर इस शादी से इनकार के लिए इनके गिरेबान पर बात मत लाओ। वो जो हैं और जैसे हैं इस घर में हर कोई जानता है। अगर तुम्हें घर वालों के सामने भी इनकार करना है तो साफ तौर पर कह दो कि तुम्हें मोईद हसन से शादी कबूल नहीं, मगर इनसे मुतालिक कोई फजूल बात मत कहना। इसके यूं भड़क उठने पर जोहा खौफ से हो गई, इसीलिए वजाहत करने वाले अंदाज में बोली, मैं इसके करैक्टर पर बात नहीं कर रही हूँ, मगर ये बात तुम भी जानती हो कि शुरू ही से मेरे और इसके माबैन इख्तलाफात की खलेज हाइल रही है। अब की बार इसके लफ्जों में शरांगेजी की झलक नहीं थी। सो अभी तबा के मुताबिक सबा को भी ठंडा पड़ने में पल भी नहीं लगा था। तुम सिर्फ गलत फहमी का शिकार हो जोहा, नफरत की नहीं। भला कोई मोईद भाई से भी नफरत कर सकता है? चलो मान लिया ये बेजारी और उकताहट। अब तुम ही बताओ, अगर मियाँ बीवी के दरमियान सिर्फ यही दो रिश्ते हों तो क्या जिंदगी गुजर सकती है? वो बड़ी होशियारी से बात पलटकर बज़ाहिर हथियार डालने वाले बेबस से अंदाज में पूछ रही थी। इसका अंदाज और लबो लहजा चाहे सादा ही था, मगर सबा के दिल को तो सारे जख्म उधेड़ गया था। इसे पता था कि जोहा के सवाल के जवाब ने इसकी रंगत बदल चुकी है। इसे यूं लगा जैसे किसी ने इसकी कम मायगी पर से पर्दा उठा दिया हो।
वो खुद में चूर होकर रह गई। वो भी तो एक ऐसा ही रिश्ता भुगत रही थी। जब खुद को सोचा तो मजीद बहस करने या मुईद के हक में इसे कायल करने की हिम्मत न हुई। सो वो खामोशी से उठकर वापस आ गई, जहाँ ताया जान और चचा जान के अलावा बाकी सभी मौजूद थे। घोड़ी किधर है? अमाद ने देखते ही इस्तफसार किया तो उसे होंठों पर जबरी मुस्कुराहट लाना पड़ी। घड़ी बहुत खुश है, इसलिए शर्माकर अपने कमरे में चली गई है। मुईद ने उचटती निगाह सबा की फीकी पड़ती रंगत पर डाली, फिर दोबारा नौफल की तरफ मतवज्जा हो गया। मैं तो पहले ही कहता था कि लड़का सीधा साधा नहीं बल्कि गुन्ना है। अमाद ने गोया मुईद की टांग खींचना चाहिए थी। क्यों भाई? नौफल भी मुस्कुरा रहा था। वो पहलू बचा गया। मुझे तो खुद अभी पता चला है, ऐसे जालिम हमारे घर की तारीख में कहीं भी दर्ज नहीं। अनस ने ऐलान किया था। जरूरी तो नहीं कि जो काम कभी पहले ना हुआ हो वो अब भी नहीं हो सकता। वो अब भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कह रहा था। सबा को इसके अंदाज पुरजोश गवारियत ने अपने हसार में ले लिया था। कम अज कम मुईद का रद्द अमल जोहा की तरह शदीद नहीं था। मैं तो पहले ही कह रही थी जोहा आपी से कि जो डिशेस वो पकाना सीख रही हैं वो सब मुईद भाई की पसंद की है, मगर वो मान ही नहीं रही थी। हमरा बहुत पुरजोश हो रही थी। अब फिर इससे मत कह देना ये सब, मुश्किलों के साथ तो वो चिकन में घुसी है। चाची जान ने फौरन कहा था। कौन सा कहीं पराए घर जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी। मरियम फूफा ने जोहा की साइड ली थी। मैं तो पहले ही कहती हूँ कि बच्ची पर ख्वामखा की जिम्मेदारियां मत डालो, सारी उम्र के काम है ये तो। ताई जान ने भी इनकी तायद की थी। लो जी, छुट्टी हुई, यानी बच्ची की सबको फिक्र पड़ी। बच्चे की परवाह नहीं, इसके काम कौन करेगा? अमाद को इख्तलाफ हुआ था। मुईद भाई याद करें, आप ही की कुकिंग के ग्रीश में और फिर इनकी रोशनी में ज़रा अपना मुस्तकबिल देखने की कोशिश करें। वाजिदान ने इसे डराने की कोशिश की थी। शर्म करें आप लोग, एक तो बैठे बिठाए इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता मिल गया है, ऊपर से आप लोग नाशुक्रापन दिखा रहे हैं। सबा ने इन सब की क्लास ली थी। मैं तो कहती हूँ कि एक अच्छे से फंक्शन में मंगनी की रस्म अदा होनी चाहिए। मरियम फूफो ने राय दी थी। वो खुद भी हले गले की आती थी, सो ऐसे फंक्शंस की सबसे बड़ी हमायती वही होती थी। अब भी वो सब इनकी तरफ मतवज्जा हो गए। रात काफ़ी देर तक वो दोस्ताना सी महफिल सजाए रहे थे, मगर सबा चाहते हुए भी इन सबको नौफल और याले के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली खुशखबरी नहीं सुना पाई थी। वो सब जोहा और मुईद की मंगनी के मुतवक्का फंक्शन से मुतलिक बहुत पुरजोश हो रहे थे और सबा को जोहा की फिक्र खाई जा रही थी। फिलहाल तो वो खामोश हो रही थी, मगर सबा जानती थी कि वह ज़रूर कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करेगी। इन्हीं ख्यालात में खोई वो गैर मुतवज्जा सी बैठी थी। तभी चची जान के 2 मरतबा पुकारने पर गड़बड़ा सी गई। क्या कह रही हैं चची जान? ये लो, ये बैठे बैठे किस दुनिया की सैर को निकली हुई है। अनस को हंसी आई थी। तुम क्यों इतनी खामोशी से बैठी हो? चची जान ने इसे टोका था। नहीं तो, वो सटपटा गई। तुम तो पहले भी ज्यादा नहीं बोलती थी, मगर अब तो और भी संजीदा हो गई हो। नगीन तो आते ही इसे नोट कर चुकी थी। सबको अपनी तरफ मतवज्जा पाकर वो कंफ्यूज होने लगी। कब संजीदा हुई हूँ मैं? यूं ही बस नींद आ रही है। भाई हमारी सबा यूं ही अच्छी लगती है, संजीदा और सोबर सी। नौफल के तो ऐश है। मुईद का हाल देखना, सारी तनख्वाह जोहा की आइसक्रीम पर खर्च हुआ करेगी। अमाद के कहने पर वो बेसाख्ता सी हंस दी थी और नौफल हमारी सबा की खोज में इसकी हंसी की खनक को गुनगुनाने लगा। वाकई यार, किसी रोज तुम आकर पूछोगे कि क्या पकाया है तो वो बताएगी वनीला आइसक्रीम या फिर चॉकलेट क्रंच। अंस ने कहा तो ताई जान ने इसे डांट दिया। शर्म करो तुम लोग, क्यों इस बेचारी को बदनाम कर रहे हो? अब मुईद भाई को एतराज नहीं तो फिर इन सब की बातें क्या मायने रखती हैं? नगीन ने कहा था। बिल्कुल जी, ये तो दिलो नजर के मामले हैं। अमाद ने अपनी शरारत को बड़े मदबराना अंदाज में कहा था। बड़ी मामी की मौजूदगी के बायस मुईद खजल से ऐसे कूद कर रह गया। बस यारों, इसे पर्दादारी रही है और कुछ नहीं, अनस ने भी धीमी आवाज में शरारत से कहा। तो वो हल्की सी सांस भरते हुए नौफल को देखने लगा, जो इनकी बातों पर मुस्कुरा रहा था। इनका सिर्फ दिमाग खराब है और कुछ नहीं। मुईद ने जैसे जिम्प कर अपनी सफाई पेश की थी। रात गए महफिल बर्खास्त हुई तो अमाद ने अनस को भी अपने साथ मुईद के कमरे की तरफ खींच लिया। मैंने अपना एहतजाजी नोट मुईद के पास दर्ज कराया है। यार इसे समझाओ, अब मेरी एक अदद बीवी भी है और जो इस वक्त शुक्र अदा कर रही होगी कि इतने दिनों से सर पर सवार था। जान छूटी, अमाद ने कहा तो अनस से गोरते हुए बोला। बको मत, बहुत मोहब्बत है हम दोनों में, और वो जो हमने तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना हो। अमाद शरारत के मूड में था। मेरी बीवी? अनस ने मस्कीन सी शक्ल बनाई तो मुईद को हमेशा की तरह इस पर तरस आ गया। पहले तो अमाद मानकर ही नहीं दिया, फिर मुईद की थोड़ी सी बहस के बाद अनस की जान छूटी तो वो वहां से निकल भागा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बेख्तियार हंस दिए। वो कपड़े तब्दील करके वाशरूम से निकली तो नौफल बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे नीम दर्राज था। वो ड्रेसिंग टेबल पर रखी नाइट क्रीम उठाकर खोलते हुए ऊंची आवाज में बोली, अम्मी ने आपका नाइट सूट भी रखा है, चेंज कर लें। और आंखें खोलकर इसे देखने लगा। इसकी तरफ से लापरवाही बढ़ते हुए वो आईने में
मरकूज इसकी नजरों को महसूस कर रही थी। वैसे आपको दूसरों के सामने अपनी मजलूमियत जाहिर करने का कुछ ज्यादा ही शौक नहीं है? वो तहय्युर के मारे इसकी तरफ मुड़ गई। क्या मतलब है आपका? इसके अंदाज में नागवारी दड़ आई थी। खूब, वो इस ताज़िया अंदाज में कहता उठ खड़ा हुआ था। अदाकारी में तो आप भी कमाल रखती हैं। वो किसी गुज़िश्ता तंज का बदला चुका रहा था। सबा चकरा कर रह गई। आपको जो कहना है साफ लफ्जों में कहें, मुझसे यूं मामों में बात मत किया करें। बात यह है मोहतरमा कि ना तो आप इस कदर गए गुजरे घराने में ब्याह कर गई हैं कि आपको पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं मिलते, और ना ही वहाँ कोई आप पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। दूसरा शख्स आपको टोक रहा है, मगर आप अपनी रविश छोड़ने को तैयार ही नहीं हैं। ऐसा क्या दुख मिल गया है आपको कि चेहरे पे पेंट किए फिर रही हो? तलखी से भरपूर गैर मुतवक्का अंदाज सबा को झंझना कर रख गया। इसे लगा जैसे इसकी रगों में खून की जगह शरारे दौड़ उठे हों। बावजूद जब्त के वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई थी। ऐसी कोई खुशी भी नहीं दी कि जमाने में डिंडोरा पीटती फिरूं। और जहाँ तक बात है गम पेंट करने की, तो मेरा ज़ाहिर व बातिन बिल्कुल एक जैसा है। जब मैं अंदर से खुश नहीं हूँ तो फिर ख्वामखा की एक्टिंग करके खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की जाहिर करके आपकी वाह वाह क्यों कराऊं? और एक बात कि आप मुझसे इस मामले में किसी किस्म की पूछताछ का हक नहीं रखते। अगर कोई मुझे टोकता है तो इसे मुतमिन करना मेरा मसला है, आपका नहीं। आप मुझे इस मामले को तय करने के लिए फ्री हैंड दे चुके हैं। इसने गमो गुस्से के हसार में गिरते हुए इसी का अंदाज वापस लौटाया था, और यही बात नौफल से बर्दाश्त नहीं हुई थी। इसका बाजू थामकर बेख्तियार इसने खफीफ सा झटका दिया था। इसकी गिरफ्त बहुत संग दिलाना थी, मगर सबा ने लब भींचकर अपनी राह रोक ली। वो सुलगते हुए लहजे में बोला था, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि हर बात करते हुए हमारे आपसी रिश्ते का ध्यान रखा करें। सबा का टूट कर रोने को जी चाहा, मगर इस कदर शकील कलब इंसान के सामने कमजोरी दिखाने का मतलब था कि इसके जबर के आगे हथियार डाल देना। और एक दफ़ा इसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत करने के बाद वो इतनी आसानी से सरनडर नहीं करना चाहती थी। तलखी से भरपूर लहजे में बोली, इसी रिश्ते को ध्यान में रखकर बोल रही हूँ। कभी खुद ध्यान से इस रिश्ते का तयन कर ले तो आपको मुझे टोकने की कभी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। यह सिर्फ मजबूरी का, समझौते और मेरी बेबसी का रिश्ता है, कुछ ना कर सकने की बेबसी, और मैं हमेशा इसी रिश्ते को ध्यान में रखती हूँ। मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए आपकी हर खूबी या खामी मेरे सर रखी जाएगी। सो जब तक हमारे दरमियान ये ताल्लुक है तब तक तो आपको मनमानी करने की इजाजत नहीं दे सकता, और खुद पर आंच आना तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। वो इसे याद दहानी करा रहा था। सबा को लगा जैसे इसके दिल को किसी ने कुचल डाला हो। रग रग में अजियत का एहसास दौड़ा था। जब तक तो ये हकीकत है इस रिश्ते की कि वो जब तक ये रिश्ता कायम रखे। और मुझसे किस बुनियाद पर आप ये तवक्को रखते हैं कि मैं हर जगह आपका इल्म बुलंद करती फिरूं? वो चीख कर बोली थी। दुख, अजीम तर दुख, वो मनोमट्टी तले दबती चली जा रही थी, मगर यहाँ दुख सुनने वाला कौन था? वो उसके बाजू में उंगलियां गाड़े जिताने वाले अंदाज में बोला, मैंने आपसे कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे और अपने माबैन मौजूद ताल्लुकात की नौयत को समझकर मुझ पर कोई अजीम एहसान करें। इस मामले में आप बिल्कुल आज़ाद हैं। दुनिया भर को अपनी मजलूमियत और पूरी जारियत के किस्से सुनाएं, मुझे कतन कोई परवाह नहीं, मगर जो सहूलतें मैंने आपको दी हैं इनसे मुतालिक कोई मुझे इल्ज़ाम दे वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। रुपए, कपड़े, ज्वेलरी, किसी चीज़ की कमी नहीं आपके पास। लाश को क्या फ़र्क पड़ता है नौफल अहमद कि इसके तन पर सफ़ेद कफन है या इतलसो कम ख्वाब? मट्टी हो जाने के बाद ये सब नमूदो नुमाइश क्या मायने रखती हैं? दिल का दर्द हद से सवा हुआ तो जब्त के बावजूद इसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। प्लीज़ मेरा बाजू छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। रुखसारों पर बहते सयाल की तोची पेश करना भी ज़रूरी था। वो रोंदी हुई आवाज़ में बोली तो वो जो इसके अल्फाजों पर अपने अंदर अजीब सा इज़्तिराब फैलता महसूस करता साकत खड़ा था। फ़ौरन ही इसका बाजू छोड़कर पलटा और वाशरूम में घुस गया। वो हाथों में मुंह छुपाए सिसक उठी। किस कदर संगदिल हो नौफल अहमद, इल्तफात की एक नज़र भी नहीं डालते और सोने चांदी में तोलने की बात करते हो। किसके लिए बनाओ सिंगार करने को कहते हो? ज़माने के लिए तो मैंने पहले भी कभी सजना संवरना गवारा नहीं किया था, मगर तुमने रिश्ता जोड़ने के बाद तो शायद मुझे एक नई दुनिया को जन्म देना पड़ेगा। मलमा शुदा चेहरे पर खुशी और तमानियत का नकाब चढ़ाए सबको अपनी सुख बड़ी आइडियल जिंदगी के किस्से सुनाती सपा। दार से दरवाज़ा खोल जाने पर वो बुरी तरह चौंक कर पलटा था और फिर मुश्तअल सी जोहा को देखकर इसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई। बहुत खूब, अच्छा खेल खेला है, फरमा बरदारी का। वो तैश भरे लहजे में बोली तो मोहित को इसके इश्ताल का माखिज समझने में मुश्किल पेश नहीं आई।
मगर वो अपने गुस्से को दबाकर रसानियत भरे अंदाज में बोला, किसी के बेडरूम में दाखिल होने का ये सबसे बुरा तरीका है। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि इस सारे खेल का क्या मकसद है। इसकी आंखों में बेयकीनी, गुस्सा, नागवारी के सभी रंग थे। वो फाइल उठाकर दराज में रखते हुए सरसरी अंदाज में बोला, जो कहना है साफ लफ्जों में कहो। इसके तजाबुल आरफाना को जोहा ने साफ तौर पर महसूस किया था, तभी तो सर तपा दड़दड़ाकर जलने लगी। चटक कर बोली, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? खफीफ से जंबिश के साथ बमों को चुकाता वो इसके गुस्से से तमतमाते चेहरे को देखने लगा। फिर गहरी सांस भरते हुए रसान से बोला, ये मैंने नहीं बल्कि घर के बड़ों ने सोचा है। बड़ों ने चाहे सोचा हो, मगर तुम ला इल्म नहीं थे। हर फैसला तुम्हारी कोर्ट से अप्रूव होकर निकलता है। मुईद ने कभी किसी को खुद से इस लबो लहजे में हम कलाम नहीं पाया था, और जोहा इसके मुंह से तो उल्टी सीधी बात सुनते ही वो इसे झाड़ दिया करता था। मगर इस वक्त वो इस कदर बेखौफी से बोल रही थी कि मुईद को डर और रौब की हदूद से बाहर लग रही थी। सो वो ख्वामखा जज्बातियत का शिकार होने की बजाय सुकून से पुर लहजे में बोला, ये बड़ों ही का फैसला है, और तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें इस बारे में अलर्ट रहने को कहा था, मगर तुम इनकार भी कर सकते थे। वो जिस कदर तलखो तराश अंदाज में कह रही थी। सीने पर बाजू लिपेटते हुए मुईद ने इस कदर इत्मीनानियत से कहा, इस रिश्ते पर एतराज तुम्हें है, तुम्हारा खून खोल रहा है, तुम्ही ने जाकर सबको इनकार क्यों नहीं कर दिया? इसके लफ्जों ने जोहा के तमाम हवास को झंझोर डाला था। यही मैं भी कहना चाह रही हूँ मुईद हसन कि यह फैसला सुनकर तुम्हें एतराज क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा खून क्यों नहीं खोल उठा? वो कमाल इत्मीनान से बोला, क्योंकि ये मेरी माँ का फैसला है। इसकी बात पर वो कई लम्हों तक जैसे कुव्वत गुवाई खो बैठी थी। स्याह आंखों में हलकोरे लेता सुकून और चेहरे के तासुरात से झलकती तमानियत गवाह थी कि इस खबर को सुनकर वो जोहा की तरह किसी भी इंतशार का शिकार नहीं हुआ था, जैसे अपनी नहीं किसी और की शादी की खबर सुनी हो। मगर मैं तुम्हारा ये रूप सबको दिखाऊंगा, बज़ाहिर अच्छेपन और फर्मा बरदारी का निकाब ओढ़े। तुम किस कदर दोगले और करीबी हो। कैसा फरेब, कौन सा दोगलापन? वो कमाल जब्त का मुजाहरा कर रहा था। जोहा का जी चाहा इसका पुरसुकून चेहरा नोच ले। तुम शायद भूल चुके हो कि कभी तुमने मेरे सामने अपनी मोहब्बत का एतराज किया था, और इस लड़की की तस्वीर तुम्हारे लॉकर में पड़ी है। वो तलखी से भरपूर चुभते लहजे में कह रही थी। लहजा भर को वो खामोश रह गया। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जान गई हूँ मुईद हसन। ताई जान के फैसले पर सर झुकाकर तुम हमेशा की तरह अपनी फर्मा बरदारी का दिखावा कर रहे हो, अपने नंबर बढ़ाने के लिए। अपनी वाह वाह सुनकर तुम्हें बहुत खुशी मिलती है, और इसी की खातिर तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। वो बहुत बेखौफी से मुईद हसन की ज़ात के परखिचे उड़ा रही थी, मगर जवाब ने वो वक्त खफीफ से शाने उचकाकर लापरवाही से बोला, ये सब मेरा मसला है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके सीने में गमो गुस्से का समुंदर मोजन होने लगा। ये मेरी ज़िंदगी का मामला है, और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर डाले, जबकि दूसरी तरफ वो ज़ब्त सुकून की बुलंदियों पर पहुंचा हुआ था। अभी तो सिर्फ रिश्ते की बात हुई है, तुम इनकार का हक महफूज रखती हो, फिर ये शोरों को गोगा मचाने की क्या ज़रूरत है? मैं सिर्फ ये बात जानना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें इस सारे मामले की खबर थी तो तुमने इस बात को ख़त्म क्यों नहीं करवा दिया? वो दांतों में दांत जमाए हुए थी। मैं अपनी माँ की किसी बात से इनकार नहीं कर सकता। वो उसी सुकून से बोला तो जोहा तक कर रह गई। मगर मुझे ऐसी कोई मजबूरी लाहक नहीं है। ऐसे दोगलेपन के साथ सिर्फ तुम जिंदगी गुजार सकते हो, और दिल में कोई और जिंदगी में कोई और अगर तुम्हारा कोई और प्रपोजल आ जाए और इसे मंजूर कर लिया जाए तो क्या तुम भी ऐसी दोगली जिंदगी नहीं गुजारोगी? मुईद के पूछने पर वो अपने लहजे को मजबूत बताते हुए बोली, मुझे फजूल के मफरूज़ों में पढ़ने का शौक नहीं। फक्त 2 सालों की बात है। मैं सिर्फ उमर ही का प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगी। मुझे इसी का इंतजार है। बहुत खूब, किसी कौम में बैठकर। अब की बार मुईद का लहजा तो मस्कराना था। जोहा का जब्त जवाब देने लगा, तो इसका क्या मतलब है कि मैं तुमसे शादी? रबिश, इसने सर झटका। फिर नकवारी से बोली, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मैं जैसे जी चाहे इस मामले को हैंडल करूं, तुम बस इनकार कर दो। शट अप जोहा, बहुत हो चुका। वो दफतन सट लहजे में बोला था। फिर जैसे अपना पहला और आखिरी फैसला सुनाते हुए बोला, मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं करूंगा। तुम्हें कोई परेशानी है तो फिर हल भी खुद ही ढूंढो। मुझसे मदद मांगना तो वैसे भी तुम्हारे शायाने शान नहीं है। इसका यकदम बदलते अंदाज ने जोहा को दचका लगाया था। इसकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि किसी और लड़की के साथ कमिटेड होने के बावजूद वो खामोश क्यों बैठा हुआ है, और इसे इस रिश्ते, वो भी जोहा जैसी नापसंदीदा लड़की के साथ रिश्ते पर कोई एतराज क्यों नहीं था? मगर वो जानती थी कि वो इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं देगा, इसीलिए वो बाकी का गुबार दिल में दबाए वापस पलट गई। मैं भी देखती हूँ मुईद हसन कि तुम अपनी गेम में किस तरह कामयाब होते हो। वो सुलग रही थी। ठहरे हुए पानी में यूं दूर बैठकर न कंकर फेंको, इस हलचल से क्या हासिल? करीब आओ और आखिरी बार आईना आब पर अपने हसीन खत खाल शब्द कर दो।
सूखते तालाब को इससे ज़्यादा की आरज़ू भी नहीं। वो इस कदर हसरत से कह रहा था कि बालों में बुश फेरती नगीन को हंसी आने लगी। आप तो दिन ब दिन शायर होते जा रहे हैं। वो सीधा होते हुए तकिया गोद में रखकर बैठ गया। पता नहीं यार, आजकल वाकई तबीयत गज़ल पर माइल हो रही है। हैं? वो बल खाकर पलटी थी। इसका जगमगाता रूप, स्वरूप और अंदाज अता देखकर वो कराकर रह गया। ये गज़ल कौन है? वो घूरते हुए पूछ रही थी। कौन गज़ल? वो समझा नहीं। तवज्जो इस पर थी, इसलिए सवाल में बेतौजीह थी। जिस पर आजकल आपकी तबीयत माइल हो रही है। इसके खुफकी भरे अंदाज ने अनस को ठटका दिया। वैसे नगी, अब मुझे इस बात पर यकीन आ गया है कि खूबसूरती के लिए जहानत का होना ज़रूरी नहीं। ठीक है ना? वो इसकी शरारत पर गौर के बगैर बोली तो अनस ने बेख्तियार इसका हाथ खींचकर अपने पास बिठा लिया। मगर मासूमियत का होना असहद ज़रूरी है। वो मायनी खेजी से बोला तो नगीन गड़बड़ा गई। गज़ल? बेवकूफ़, जब से तुम्हें देखा है तब से गज़ल बल्कि पूरा दीवान लिखने को जी चाहता है, कहा तो वो एहतजाजन दूर खिसक गई। ये आपने बेवकूफ़ किसे कहा है? इस कमरे में और कौन है तुम्हारे सिवा? अनस ने शरारत से पूछा तो वो सादगी से बोली, आप। अनस ने इसे घूर कर देखा तो वो बेसाख्ता हंस दी। सुर्ख मरतूब लबों से शफाफ और तरोताज़ा सी हंसी, चमकती सिया आंखें, गुलाबों जैसे रुखसार, हुसन के सभी रंग पुरकशिश थे। वो क्यों मबहूत ना होता? इसकी बदलती नज़र ही ने नगीन को राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। मगर वो तेज़ी से उठकर इसकी राह में हाइल हो गया। आप शायद भूल रहे हैं कि हम लोग डिनर पर इन्वाइटेड हैं। बहुत खूबसूरत लग रही होंगी, और तुम जानती हो कि मैं खूबसूरती का कदरदान हूँ। कफरानी गुनाह तो नहीं कमा सकता ना? होंठों पर शरीरी सी मुस्कुराहट, आंखों में इस्तेहकाक की चमक लिए वो कह गया। इसने पीछे हटने की कोशिश की तो दीवार से जा लगी। अब क्या करोगी? इसका दाएं बाएं दीवार पर हाथ जमाए वो किसी फातह हुक्मरान की तरह पूछ रहा था। इसकी निगाहों की तपिश ने नगीन की सभी पेशानी अरकालूद कर दी थी। अनस प्लीज, तेरे इख्तियार से बाही, मेरी पनाह से फरार, वो जैसे गुनगुनाता था। अब आप देर कर रहे हैं। नगीन ने अपनी सरासीमी को खुफकी के पर्दे में छुपाया तो इसने पुरकशिश रूप पर एक तफसीली निगाह दौड़ाता वो मायने के अंदाज में बोला, वजह तो तुम ही बन रही हो ना? क्या? नगीन ने इसे घूरने की कोशिश की, मगर इसकी तमाम तवज्जो खुद पर मरकूज पाकर झिझकते हुए निगाहों का जाविया बदल लिया। ठीक कह रहा हूँ ना, तुम इतनी अच्छी लगा करो और ना ही मेरा दिल हाथों से निकल जाया करे। इसने बड़े आराम से सारा इल्ज़ाम इस पर रख दिया था। नगीन को शर्म के साथ साथ हंसी भी आने लगी। तो फिर क्या ख्याल है? इसकी हंसी पर वो मजीद फैला तो नगीन की जान हवा होने लगी। अभी भी अनस की ज़रा सी शोखी पर ज़ोरे अव्वल की तरह सरासमगी की हदों को छूने लगती थी। इसकी निगाहों के बदले अंदाज लम्हा भर में इसे बौखला देते थे और इसकी ये अदाएँ अनस को मजीद दीवाना बना देती थी। 2 मरतबा सबा का फ़ोन आ चुका है अनस, हमें अब तक वहाँ पहुंच जाना चाहिए। अम्मी भी इंतजार कर रही होंगी, वो खौफ से अपनी धड़कनें संभालती बोली। अभी वो मजीद मोहब्बत से पेशे कदम करता, मगर उस वक्त इसका मोबाइल बज उठा। ये देखो, मशीनी रकीब। गहरी सांस भरते हुए वो ट्राउजर की जेब में से मोबाइल निकालने लगा। नगीन इसकी तवज्जो बढ़ते ही झुककर इसके हसार से निकल गई। इसे कूटते हुए इसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ सबा थी। बस अब 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, अनस ने फौरन ही पेशबंदी की थी। फिर कान खुजाते हुए इसकी बात सुनने लगा। इतनी देर में नगीन ने ड्रेसिंग टेबल पर बिखरी अशिया की तरतीब दुरुस्त कर दी। फिर मुंतसिर नजरों से अनस को देखने लगी। मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, बस ये निकी ही की तैयारी खत्म होने में नहीं आ रही। इसने इल्जाम नगीन के सर डाल दिया था। वो एहतजाजी नजरों से अनस को देखने लगी। वो इसे निगाहों की गिरफ्त में लिए मुस्कुराते हुए अलविदाई कलमात अदा कर रहा था। किस कदर झूठ बोलते हैं आप अनस, मैं तो कब से कह रही हूँ कि देर हो रही है। इसका मोबाइल ऑफ करते ही नगीन ने खुफकी से कहा तो वो हंसते हुए बोला। सबा बहुत नाराज हो रही थी, कह रही थी कि आप लोगों को शायद डिनर ही में दिलचस्पी नहीं, इसलिए देर से आने का सोच रहे हैं। जानने के लिए देखते रहिए मोहब्बत दिल पे दस्तक, किस्सा नंबर 8 हिस्सा नंबर 2।